Alright जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ यासिर यामीन एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। मेरे प्यारे बच्चों, आज के सेशन में जो हम मुलाकात करने बैठे हैं, दिस इज नॉट टेक्निकली अ क्लास, बट हम क्या कर रहे हैं, हम एक टोन सेट करने बैठे हैं आज। खास तौर पे ये जो पेपर है ना, स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग, SBR, जिसके लिए हम बैठे हैं, ये एक ऐसा पेपर है जिसके अंदर, यानी जिसकी वजह से आपका पूरा करियर आगे चलना है। किसी भी अकाउंटेंट के अंदर सबसे अहम खूबी क्या होनी चाहिए? उसके अंदर कम से कम अकाउंटिंग की खूबी होनी चाहिए, यानी रिपोर्टिंग की, बिजनेस रिपोर्टिंग की खूबी होनी चाहिए। सो योर होल करियर, आप आगे अपने आप को कैसे प्लान करेंगे, कैसे चलेंगे, कैसे दिखेंगे, कैसे बुलाए जाएंगे, कैसे एक्ट करेंगे, ये सब कुछ डिपेंड किसके ऊपर करता है? इस पर्टिकुलर पेपर के ऊपर जो है डिपेंड करता है। और क्योंकि हम अपनी जिंदगी का शायद सबसे अहम पेपर पढ़ने जा रहे हैं, यानी ये वो पेपर है जिसके ऊपर अल्टीमेटली आगे दुनिया खत्म है। यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की दुनिया के अंदर ये आखिरी पेपर है इंशाअल्लाह ताला आपका। तो क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की नॉलेज आके खत्म हो रही होगी, तो हम मेक श्योर करेंगे कि इस पेपर की शुरुआत बहुत अच्छी करें। इस पूरे सेशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि आई टेल यू व्हाट दिस पेपर इज ऑल अबाउट। आई टेल यू व्हाट पीपल बिफोर योर अटेम्प्ट हैव बीन डूइंग। क्या अच्छी बातें उनके अंदर थी, क्या बुरी बातें उनके अंदर थी, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, आपका स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए है, कौन से डूज हैं, कौन से डोंट्स हैं। कुछ नॉर्मल सवाल जो कि आपके दिमाग में आ रहे होते हैं, सर पास्ट पेपर्स, एग्जाम केट, मॉक, लाइव सेशंस करें ना करें, क्या करें, कौन कहाँ मार्क्स मिलेगा, कहाँ मार्क्स नहीं मिलेगा, ये सारे जो इंट्रोडक्टरी लेवल वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, हम उसको आज के सेशन के अंदर खूब बातचीत करके एक बार साइड कर देंगे, ताकि फिर हमारा एक ऑब्जेक्टिव सेट हो जाए टुवर्ड्स टिल द एंड कि हमने यार एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू अचीव एंड हाउ वी नीड टू अचीव इट, और फिर हम आगे बढ़ना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर होती है बात? अच्छा, एक और एक इस सवाल शुरू के अंदर ये आ गया, सर रैंक के लिए भी बताना, रैंक के लिए भी बताना, यू वांट टू टेक अ रैंक इंशाल्लाह इन दिस पेपर? ये भी बात करते हैं अगर यही सवाल है तो। आई होप सो दिस इज द क्वेश्चन। ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट अस बिगिन। तो जो पेपर, जैसे मैंने आपको बोला, हम पढ़ने जा रहे हैं, ये शायद आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट पेपर होगा। आप माने या ना माने, ये वो पेपर है जिसकी वजह से आपके बाकी सारे पेपर इस पेपर के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी अगर आप SBR अच्छा सा पढ़ लें तो AAA, अगर आगे चल के आपने किया, एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस किया, तो उसका 60% कोर्स SBR के ऊपर डिपेंडेंट है। आप लिखना जो सीखेंगे, SBL के लिए जो लिखावट जरूरी है, वो आप SBR से सीखेंगे। आपका पूरा करियर, आपकी पूरी लाइफ शायद इस पेपर के ऊपर डिपेंडेंट है। इसका मतलब हमारे कंधों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी आपने। अगर आपने इनरोल कर लिया और आपने हमसे पढ़ना स्टार्ट कर लिया, या आपने कम से कम इरादा बना लिया, तो हमारे कंधों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई कि इस पेपर को इतने अच्छे तरीके से आपके साथ मिलकर निभाना है कि आप ये सिर्फ पेपर पास ना करें, या जैसे सतमंद, हम सिर्फ सिर्फ रैंक के पीछे ना जाएं, बल्कि हम हेयर आफ्टर, यानी अपने करियर के अंदर भी हम प्रोग्रेस कर जाएं। क्लियर? तो क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी आपने SBR इंटरनेशनल वेरिएंट पेपर की मेरे कंधों के ऊपर डाल दी है, तो मैं स्टार्ट यहीं से करूंगा कि सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊंगा। राइट? तो आई स्टार्ट लाइक ऑलवेज, आई स्टार्ट विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माई। सो माय नेम इज़ यासिर यामीन। बहुत सारे लोग मुझे जानते नहीं होंगे, कुछ लोग जानते भी होंगे। तो प्रोफेशनली आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। 3 मल्टीपल बॉडीज से मैंने अपनी अकाउंटेंसी की एजुकेशन जो है वो कंटिन्यू करी और हासिल की। फेलो चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। फेलो चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा ACCA मेंबर जिसको मेंबरशिप के बाद 5 साल लगातार ACC के साथ एसोसिएटेड रहते हुए हो गए हों, तो वो फेलो चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट बनता है, FCCA बनता है। और मुझे FCCA बने हुए अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़माना हो चुका है। इसके साथ साथ मैंने चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी की ICMA पाकिस्तान से, फिर उसके बाद मैंने ICW किया अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन को टॉप अप करने के लिए। तो ये सारी क्वालिफिकेशन आपके सामने है। ये क्वालिफिकेशन के बारे में कोई ब्रैग करने वाली बात नहीं है, कोई समझ लें आप घमंड वाली बात नहीं है, कोई ऐसी प्राउडनेस वाली बात नहीं है। बस बात सारी ये है कि ये सारी क्वालिफिकेशंस कॉम्प्लीमेंट करती हैं मेरी टीचिंग को। यानी ये कॉम्प्लीमेंट करती हैं उस स्टाइल को या उस नॉलेज को जो कि मैं अल्टीमेटली आपके अंदर ट्रांसफ़र करने की उम्मीद रखता हूँ। क्लियर? I've been teaching this paper since a while, and overall teaching experience has been more than 13 years. I mean, this is my 14th year of regular teaching these papers. When I talk about, costing, financial reporting, financial management, and
this strategic business reporting. So I've been teaching for more than 13 years now. And at the same time, जब मैं पढ़ा रहा था तो उसके साथ साथ I made sure that I acquire professional experience as well. So currently I'm working in a multinational company as a financial controller. Before that I worked for a textile company, was in their corporate reporting area. Before that I used to work for an audit firm. बहुत brief stint के लिए मैं एक investment bank के अंदर भी गया था. मैं generally उसको बताता नहीं हूँ, लेकिन एक investment bank भी मैंने देखा. तो ओवरऑल कहने का मकसद ये है कि मैंने अपना ऐसा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, ऐसा ओवरऑल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऐसे डिज़ाइन किया, बल्कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए डिज़ाइन किया कि ये भी मेरी टीचिंग को कॉम्प्लीमेंट करे. बार 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 मैंने अपने एक्सपीरियंस के ऊपर इसलिए ज़्यादा जहन दिया क्योंकि मेरे दिमाग में ये आता था कि यार मेरा पैशन तो टीचिंग है, लेकिन मैं किसी को क्या पढ़ाऊँ, मैं किसी को क्या पढ़ाऊँ, मैं किसी को कैसे कन्विंस करूँ कि देखो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोफेशन मेहनत मांगता है, देखो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की प्रोफेशन के अंदर ये प्रोज हैं, ये कॉन्स हैं, ये गेन्स हैं, ये आपका विजन होना चाहिए, आप इस लेवल तक पहुँचेंगे. जब तक वो काम मैंने खुद ना करके देखा हो. हाँ, तो काम, असल तो बात यही है कि काम समझ में तभी आता है जब आप अपने हाथ से खुद उसको करके देखते हैं. एक बहुत अच्छी कहावत है जो कि अल्टीमेटली मैं अक्सर यूज़ करता हूँ और मुझे मुझे बहुत पसंद आती है, बड़ी रिलेटेबल कहावत है. वो ये है कि दोज हु कैन दे डू, दोज हु कैन नॉट डू दे टीच, एंड दोज हु कैन नॉट टीच दे बिकम मोटिवेशनल स्पीकर्स. बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यानी कहने का मकसद ये है कि जो जिनको आता है ना, दोज हु कैन, जिनको आता है वो करके दिखाते हैं, जिनको करना नहीं आता वो पढ़ा के दिखाते हैं, और जो पढ़ा भी नहीं पाते वो मोटिवेशनल स्पीकर हमारे ज़माने में बन जाते हैं. तो दिस इज़ द सैड रियलिटी ऑफ लाइफ. तो आई मेड श्योर कि कम से कम मैं लास्ट वाले पार्ट के अंदर, अल्लाह माफ़ करे, कभी ना आ रहा हूँ. कोशिश मैंने कम से कम ये की कि मैं ऐसा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मेंटेन करूँ कि आपको भी अल्टीमेटली अच्छी बेहतर नॉलेज मिल सके. यही सारी चीज़ें मेरे टीचिंग स्टाइल के अंदर आई. यानी टीचिंग स्टाइल के अंदर मैं गौर करता हूँ कि अक्सर आपको कोशिश किया करूँ, अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ. कोई एक्सपर्ट कोई भी नहीं होता दुनिया के अंदर, बेस्ट कोई भी नहीं होता दुनिया के अंदर, एंड सर्टेनली आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन, बट आई ट्राई टू मेक श्योर दैट आई प्रोवाइड यू सम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स इन ऑर्डर टू enhance योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रियल वर्ल्ड. बिकॉज जब आप प्रोफेशनल स्टेज के पेपर के अंदर आ जाते हैं ना, सो मोस्ट लाइकली आइदर यू आर इन द प्रोफेशनल इंडस्ट्री और यू विल जस्ट बी लैंडिंग इन टू द प्रोफेशनल इंडस्ट्री. तो आपका जो फासला है एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी के प्रोफेशनल एक्सपोजर की तरफ, वो बहुत कम रह गया है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट यू रियलाइज द इम्प्लीकेशंस ऑफ व्हाट यू स्टडी इन रियल लाइफ. तो वो कनेक्ट क्रिएट करने के लिए खास तौर पे एसबीआर के पेपर के अंदर आई ट्राई टू प्रोवाइड सम रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स. कोशिश करता हूँ अपने आप को एंगेजिंग रखूँ आपसे, जैसे कि आज का सेशन भी आपसे एंगेज करने के लिए है, आपसे इंटरेक्ट करने के लिए है. ये मैं अपनी टीचिंग स्टाइल का या टीचिंग स्टाइल के विजन का अल्टीमेटली पार्ट बनाने की कोशिश करता हूँ. बट सर, बात सारी ये है कि हमें आपके बारे में तो सुनना ही नहीं था. वी आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन यू सर. आपका हमने क्या करना है, आपका हमने करना क्या है? असल बात तो सर ये है कि हम तो चाहते हैं कि इस पेपर के अंदर पास हो जाएं, इस पेपर के अंदर अच्छा स्कोर कर लें, इस पेपर के अंदर किसी तरह रैंक लेके आ जाएं. सर हमारी चाहत तो अल्टीमेटली इस पेपर की तरफ है, आपसे थोड़ी चाहत है. बात आपकी भी सही है, गलत तो नहीं है. सो लेट मी जस्ट मूव ऑन टू द पेपर इटसेल्फ एंड लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन अबाउट द पेपर एंड देन वील गो के इस पेपर को पढ़ना कैसे है. किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले उसका नाम समझना ज़रूरी होता है. नाम समझ में आ जाए तो काम समझ में आएगा, वरना काम भी समझ में नहीं आएगा. तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो एसबीआर के पेपर के नाम को, यानी एसबीआर के पेपर को इन इटसेल्फ समझने की कोशिश करते हैं. आपका जो एसबीआर का पेपर है ना, स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग का पेपर, ये आपके फाइनल स्टेज यानी प्रोफेशनल स्टेज का एग्जाम है. और जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर कहा था, इसके ऊपर आके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग खत्म है. यानी एक आध अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हटा के, जो कि स्पेशलाइज इंडस्ट्री से रिलेट करता है, एक आध अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हटा के सारे के सारे रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके कोर्स में हैं. जैसे मैंने कहा, एक आध अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हटा के जो कि स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं, जैसे कि IFRS 6 लेट्स से एक्सप्लोरेशन माइनिंग सेक्टर से रिलेट करता है, या IFRS 17 इंश्योरेंस इंडस्ट्री से रिलेट करता है, वो भी ऐसे स्टैंडर्ड्स नहीं हैं जो कि SBR ख़त्म करने के बाद आप खुद से ना पढ़ सकें. यानी टेक्निकली स्पीकिंग, इस SBR के पेपर को मुकम्मल करने के बाद आपको इस काबिल होना चाहिए
कि कल को आपको कम से कम सर यासिर की ज़रूरत ना पड़े। आप इतने काबिल हो जाएं कि आपके सामने अगर आईएफआरएस की किताब आए या आपको किसी एंटिटी के अंदर या किसी क्लाइंट के ऊपर अगर आपको कुछ प्रपोज करना हो, तो आप खुद से इतने इनेबल हो जाएं कि आप आईएफआरएस पढ़ने की सख्त या आईएफआरएस पढ़ने की ताकत रखते हो, और अल्टीमेटली सामने वाले को, लोगों को, कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को, अपने एम्प्लॉयर को वैलिड सर्विसेज प्रोवाइड करने की एबिलिटी रखते हो। ये सब कुछ एसबीआर के पेपर से हो पाएगा। लेकिन सर ये सब तो हो ही तब पाएगा ना जब अल्टीमेटली पेपर पास होगा। ये पेपर पास भी होता है या नहीं होता? ओवरऑल अगर आप देखें ना, सबसे पहला मेरा आर्ग्यूमेंट ही आपके सामने ये है कि ये पेपर वो पेपर है जिसका एक डिसेंट पासिंग रेशो है। इट हैज डिसेंट पासिंग रेशो। आई मीन इफ यू लुक एट द प्रीवियस 9 अटेम्प्ट्स, तो आप देखिए जून 2023 से लेके जून 2025 तक अगर आप देखें, तो पिछली 9 अटेम्प्ट्स के अंदर द ओवरऑल पासिंग रेशियो हैज बीन ऑन एन एवरेज अबाउट 50%। यानी पूरी दुनिया के अंदर, यू नो, हाउ मेनी पीपल, यू नो, whatever number of people attempt this paper, at least 50% of them pass. In some countries, for example, in our country, the passing ratio may be higher. In some countries, the passing ratio may be lower. Generally, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हों या इस रीजन के स्टूडेंट्स हों, क्योंकि वो बहुत डेडिकेशन के साथ और अक्सर फुल टाइम ये पेपर स्टडी कर रहे होते हैं, तो हमारे यहाँ के इंडिया, पाकिस्तान, ये एशियन रीजन के जनरली पासिंग रेशियोज हायर होते हैं। पब्लिश तो नहीं होते, लेकिन हमारे अपने बच्चों को देख के गुमान यही पैदा होता है, क्योंकि हमारे पासिंग रेशियोज हाई हैं तो इस पूरे रीजन की पासिंग रेशियोज हाई रहते होंगे। इसका मतलब ये काफी पॉसिबल पेपर है, काफी हद तक पॉसिबल पेपर है। यानी एसबीआर को अगर मुझे आपके पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर ढालना हो और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बताना हो कि इस पेपर के अंदर सीन क्या है पास का, तो मैं आपको ये बहुत क्लैरिटी के साथ बोल रहा हूं कि इस पेपर को पढ़ना मुश्किल है, पास करना आसान है। यानी यकीन जानो कि इस पेपर को पढ़ना मुश्किल है, क्योंकि अभी मैं आपके साथ कोर्स आउटलाइन डिस्कस करूंगा, एक डीप डाइव लूंगा, तो आपको नजर आएगा कि इस पेपर का कंटेंट बहुत टेक्निकल कंटेंट है। ये प्यारे बच्चों वाला पेपर नहीं है। ये एसबीएल जैसा पेपर नहीं है जिसके अंदर चंद मॉडल्स और फिर उसके बाद आपकी अपनी थिंकिंग अप्लाई हो रही होगी। टेक्निकल लेवल का पेपर है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की टेक्निकल नॉलेज आपको रिक्वायर्ड है इस पेपर के अंदर। तो पढ़ना मुश्किल है, लेकिन वंस के आप पढ़ लेते हैं तो आई कैन अश्योर यू कि नियर टू योर एग्जाम एंड ड्यूरिंग योर एग्जाम एंड आफ्टर योर एग्जाम यू विल फील अ लॉट कंफर्टेबल। यानी इसका मतलब जर्नी मुश्किल है, लेकिन बिल्कुल जो एग्जैक्ट मोमेंट है ना, जो मैच डे है, वो बहुत आसान है, वो बहुत आसान है, यकीन जाने वो बहुत आसान है। तो अब आपने डिसाइड पहले दिन से क्या करना है। आपने पहले दिन से डिसाइड ये करना है कि आप शुरू की दिखने वाली टेक्निकल मुश्किलात को क्या आप अपने ऊपर हावी कर लेंगे। यानी वुड यू अलाउ दैट प्रेशर और वुड यू अलाउ दैट टेक्निकल स्ट्रेस टू ओवरराइड योर कैपेबिलिटीज, या फिर आप ये करेंगे कि आप मोटिवेटेड रहेंगे, जो एडवाइसेस मैं आपको आज के सेशन के अंदर दूंगा या हम डिस्कशन के जरिए निकालेंगे, आप उनके ऊपर बात को फॉलो करते हुए फॉलो करते रहेंगे और वेट करेंगे टुवर्ड्स दी एंड पहुंचने का। क्योंकि जब आप एंड में पहुंचेंगे सक्सेसफुली ये सारी गाइडेंस को फॉलो करते हुए, तो आपके लिए मामलात आसान हो चुके होंगे। बस प्रोसेस के अंदर डरना मना है। क्लियर होती है बात? सर ऐसा क्या टेक्निकल है इस पेपर के अंदर? आई मीन व्हाट इज द पेपर ऑल अबाउट? तो अगर आप अपने एसबीआर के पेपर के ऊपर गौर करें ना, तो मैंने आपके पूरे के पूरे एसबीआर के पेपर को 6 ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर तोड़ा हुआ है। 6 ब्रॉड कैटेगरीज आई ब्रेक इन योर पेपर इन। ये बिल्कुल मैं नहीं कह रहा कि आपके पास टोटल 6 टॉपिक्स हैं आपके पेपर के अंदर। टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत सारे हैं, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है इस पेपर के अंदर, लेकिन अल्टीमेटली 6 गोल्स हैं आपके, जिनको आपने कलेक्टिवली अचीव कर लिया तो ये पेपर आपके हाथ से निकल गया, यानी आपके हाथों से पास आउट हो गया, ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहला एरिया जिसके ऊपर आपका सबसे ज्यादा टाइम लगेगा इस पेपर के अंदर, वो है आईएएस और आईएफआरएस। आप समझते हैं, आईएएस का मतलब होता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आईएफआरएस का मतलब होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अप्रोक्सीमेटली यू कैन से 40% ऑफ योर प्रेप टाइम, 40% ऑफ योर प्रेप टाइम विल बी कंज्यूम्ड while studying these IAS and IFRS.
बहुत सारे, अभी हम आगे चल के देखेंगे भी, बहुत सारे ऐसे आईएएस एंड आईएफआरएस हैं जो कि शायद बहुत सारे लोगों ने पहले वाले पेपर के अंदर पढ़े हुए हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर के अंदर पढ़े हुए हैं। जैसे IAS 16 होगा, IAS 36 होगा, IAS 37 होगा, IAS 38 होगा, 40 होगा। ये वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आपने पास्ट में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स भी होंगे जो कि आपने पास्ट में जिनके बारे में सुना हुआ भी नहीं होगा। मिसाल के तौर पे IFRS 2 है, IAS 19 है, या IFRS 9 का कुछ एरिया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपने पास्ट में कभी देखी ही नहीं है, देखी ही नहीं है बिल्कुल। तो यहाँ पे आप बिल्कुल ब्रांड न्यू वो सारी की सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे। तो आपको इंशाल्लाह ताला मज़ा आएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आएगा। आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज और हमारी दी गई एक्स्ट्रा नॉलेज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेगी, और अल्टीमेटली इंशाल्लाह ताला आप यहाँ से बेहतर पास आउट होंगे। क्लियर? जब आप IAS और IFRS से आगे बढ़ते हैं तो जो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास मौजूद है वो नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुप अकाउंट्स का। यानी ये वो टॉपिक है जिसको आप कंसोलिडेशन भी कहते हैं। अनदर अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ योर प्रेप टाइम, और ये मैं हायर साइड के ऊपर ही कह रहा हूं, लेकिन 40% ऑफ योर प्रेप टाइम विल बी कंज्यूम्ड बाय द टॉपिक ऑफ कंसोलिडेशन। जब मैं कंसोलिडेशन की बात करता हूं तो आपके कोर्स के अंदर बेसिक लेवल ऑफ कंसोलिडेशन भी है और आपके कोर्स के अंदर एडवांस लेवल ऑफ कंसोलिडेशन भी है। बेसिक कंसोलिडेशन का मतलब ये हुआ कि आप पहले वक्त से स्टार्ट करेंगे, पहले वक्त से। एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को एक्वायर किया, जिस कंपनी ने किसी और कंपनी को एक्वायर किया तो एक्वायर ऐसे किया होगा कि सामने वाले के ऊपर कंट्रोल आ गया होगा। यानी आप सामने वाले को बोलोगे खड़े हो जाओ तो वो खड़े हो जाएगा, बोलोगे बैठ जाओ तो बैठ जाएगा, बोलोगे इधर जाओ तो इधर जाएगा, बोलोगे उधर जाओ तो उधर जाएगा। वो पूरी तरीके से आपके अंदर कंट्रोल में आ चुका है। फिर हमको आपको समझाएंगे कि ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आपका कंट्रोल इस्टेब्लिश हो जाए तो फिर आप कंसोलिडेशन करना स्टार्ट करेंगे। कंसोलिडेशन के कुछ बेसिक रूल्स होंगे। अनरियलाइज प्रॉफिट को कंसिडर नहीं करना, लाइक आइटम्स को कैंसिल करना है, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स करनी है, गुडविल कैलकुलेट करनी है। वो सारी बातें जो कि आपने पास्ट में कहीं ना कहीं पढ़ी हुई हैं, हम आपको दोबारा पढ़ाएंगे। सर लेकिन मैं तो पास्ट वाला सब भूल चुका हूँ, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, मैंने तो FR का पेपर बहुत पहले दिया था। सर याद, मैं तो एग्जामिशन राउट से आया हूँ, मैंने तो FR का पेपर कभी पढ़ा ही नहीं है। सर मैं क्या करूंगा या मैं क्या करूंगी, या वट एवर द केस में भी। तो आप खूब समझ लीजिए, मेरा तरीकेकार आपको पढ़ाने का ये है कि जब मैं आपको कंसोलिडेशन पढ़ाने बैठूंगा तो मैं स्टार्ट करूंगा बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। यानी पहले दिन एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को एक्वायर किया, यहां से मैं आपको लेके चलूंगा। अल्टीमेटली मैं अलाउ ही नहीं करूंगा कि आप अपनी प्रीवियस नॉलेज के ऊपर कोई रिलायंस रखें। फिर जब आप बेसिक कंसोलिडेशन का एरिया कवर कर लेंगे तो मैं आपको अल्टीमेटली लेकर जाऊंगा एडवांस कंसोलिडेशन वाले एरिया के ऊपर। एडवांस कंसोलिडेशन वाले एरिया का मतलब क्या हुआ, वो एरियाज जो कि शायद आपने आज से पहले नहीं पढ़े हुए। मिसाल के तौर पे हम करेंगे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस के केस में कंसोलिडेशन कैसे होती है, जॉइंट अरेंजमेंट्स में क्या होता है, स्टेप एक्विजिशंस क्या होते हैं, डिस्पोजल्स क्या होते हैं। अगर आपकी सब्सिडरी आपके मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है बल्कि किसी ऐसे मुल्क के अंदर मौजूद है जहां की करेंसी आपकी करेंसी से मुख्तलिफ है, तो फॉरेन सब्सिडरीज को कैसे अकाउंट फॉर किया जाता है आप ये भी सीख रहे होंगे। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज कैसे बनाई जाती है कंसोलिडेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी आप सीख रहे होंगे। तो एक लंबी चौड़ी दास्तान है जो कि अल्टीमेटली आप कंसोलिडेशन के अंदर सीख रहे होंगे। एक बेसिक ब्लंडर जो कि कोई भी स्टूडेंट कर सकता है इस कंसोलिडेशन के स्टेज पे, वो ये है कि मिसाल के तौर पे कोई समझे कि यार असल तो एडवांस कंसोलिडेशन नई चीज है इस पेपर के अंदर, तो मैं बेसिक्स ऑफ कंसोलिडेशन के ऊपर इतना ध्यान क्यों दूं। अगर कोई इंसान ये सोच ले ना कि यार मुझे बेसिक्स के ऊपर इतना ध्यान नहीं देना बल्कि मुझे देना है एडवांस कंसोलिडेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, अगर आपकी थिंकिंग प्रोसेस ये है तो आप गए। आप यकीन जाने कि आपके पेपर के अंदर असल चीज तो होगी ही बेसिक्स ऑफ कंसोलिडेशन। बेसिक्स ऑफ कंसोलिडेशन अगर तुमने पढ़ ली तो एडवांस कंसोलिडेशन तो यूं निकलता है, यूं, बिल्कुल यूं। असल तो है ही बेसिक्स ऑफ कंसोलिडेशन। तो खुदा के लिए जब तुम कंसोलिडेशन के स्टेज के ऊपर पहुंचो तो मेरी बात को याद रखना, मैं वहां भी रीइटरेट करता हूं लेकिन फिर भी तुम याद रखना कि बेसिक्स ऑफ कंसोलिडेशन आर हाईली एसेंशियल, हाईली 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 एसेंशियल। क्लियर? तो पहला क्या हुआ, आपका IAS एंड IFRS पढ़ने हैं आपने इस पेपर के अंदर। दूसरा आपने क्या पढ़ना है, कंसोलिडेशन पढ़ना है। तीसरा पेपर जो आपने पढ़ना है वो, सॉरी, जो तीसरा टॉपिक आपने इस पेपर के अंदर पढ़ना है वो एरिया होगा एथिक्स का। एथिकल एंड प्रोफेशनल प्रिंसिपल्स जहां पे आप पढ़ेंगे। ये एथिक्स का एरिया जो है ना, इसके ऊपर एक सेपरेट क्वेश्चन आता है पूरा।
सेपरेट क्वेश्चन जो कि सिर्फ आता ही इसलिए है कि आपको पास करा दिया जाए, यानी मार्क्स मार्क्स बिल्कुल मार्क्स भरे हुए हैं उसके अंदर। तो एथिक्स का एरिया हमने पढ़ना है, लेकिन ये एथिक्स के एरिया की खास बात ये है कि एथिक्स के एरिया के अंदर बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है, यानी टेक्निकली 2 या 3 दिन के अंदर अंदर एथिक्स का पूरा एरिया कंप्लीट हो जाता है अलोंग विथ पास्ट पेपर। फिर एक एरिया है मिसाल के तौर पे आपके कोर्स के अंदर एपीएम्स का। एपीएम्स का मतलब होता है ऑल्टरनेट परफॉर्मेंस मेजर्स, यानी जिन कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन चुकी है उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेसिस के ऊपर परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाएगा। जिन कंपनीज की परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाएगा, एक तो ट्रेडिशनल राउट था ना कि आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर रेशोज अप्लाई करें और उस कंपनी के हालात और वाकयात को समझ लें। लेकिन आजकल कहने वाले लोग ये कहते हैं कि नॉट एवरी पर्सन कैन फिट इन वन शू। हर कंपनी को सिमिलर टाइप ऑफ रेशो से जज करना, उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना डीमीनिंग है। तो दुनिया में क्या कॉन्सेप्ट आ चुका है, ऑल्टरनेट परफॉर्मेंस मेजर्स का कॉन्सेप्ट आ चुका है, जिसके अंदर हर एंटिटी अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए, मेजर करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करती है जो कि बुकिश नहीं होते। हर कंपनी का अलग 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 परफॉर्मेंस मेजर होता है, उनको कहते हैं ऑल्टरनेट परफॉर्मेंस मेजर्स। वो ऑल्टरनेट परफॉर्मेंस मेजर्स का एरिया, जिसके अंदर एक नया एरिया ऐड हुआ है मैनेजमेंट डिफाइंड परफॉर्मेंस मेजर्स का एरिया, वो भी आप यहाँ पे पढ़ रहे होंगे। क्लियर? इसके अलावा आपके पेपर के अंदर एक नई चीज एक आध अटेम्प्ट पहले ऐड हुई थी जो कि अब एफआर के पेपर में भी आ गई है, वो है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। देयर आर टू सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स अवेलेबल टू डेट, आईएफआरएस S1 एंड आईएफआरएस S2। ये दोनों के दोनों आपके कोर्स के अंदर मौजूद हैं। पिछली 2 अटेम्प्ट से बदतमीजों की तरह ये एग्जामिन होते जा रहे हैं। तो आप अगर आईएफआरएस S1 एंड S2 नहीं पढ़ेंगे तो देयर विल बी अ बिग प्रॉब्लम। देयर विल बी अ बिग प्रॉब्लम। लास्ट अटेम्प्ट के अंदर सस्टेनेबिलिटी के ऊपर शायद क्वेश्चन नंबर 4 था जो कि आया था, पूरा अच्छा खासा पोर्शन उसका आया था। सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स आर वन एरिया जहां पे आपका फोकस और होना चाहिए। ये सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स ना अक्सर लोगों को आते ही नहीं है, और पूरी दुनिया के अंदर 2027 ऑनवर्ड्स ये मैंडेटरीली अप्लाई हो रहे होंगे। तो आजकल तो फर्म्स हो जाएं, फर्म्स ने अलग डिपार्टमेंट बना दिए सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स के ऊपर। जैसे ऑडिट डिपार्टमेंट होता है, टैक्सेशन होता है, वैसे अलग फंक्शंस, अलग डिपार्टमेंट्स बन गए सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर। क्लियर होती है बात? और इसी तरह कंपनीज के अंदर सेपरेट सेक्शन, सेपरेट वर्क ग्रुप्स बन चुके हैं जो कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो ये आपके लिए बड़ा रेलेवेंट है, क्योंकि आप जिस फेज के अंदर मोस्ट लाइकली क्वालिफाई होंगे या वर्क एक्स लेने जाएंगे, वर्क एक्सपीरियंस लेने जाएंगे, तो आपके लिए बड़ा रेलेवेंट होगी ये सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की नॉलेज, और इंशाल्लाह ताला आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे जब भी आप करेंगे। क्लियर? और फिर उसके बाद एक एरिया होता है करंट डेवलपमेंट्स या करंट इश्यूज का। ये करंट इश्यूज जनरली एग्जाम से पहले आपको पढ़ाए जाते हैं, तो एग्जाम से बिल्कुल पहले करंट इश्यूज के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सर एग्जाम से बिल्कुल पहले करंट इश्यूज के बारे में क्यों बता रहे हैं, आज ही बता दें। भाई करंट इश्यूज है ना, तो करंट इश्यूज तो करंट ही बताए जाएंगे ना। आज बता दूं कि अगले 3 महीने बाद के करंट अफेयर्स क्या होंगे, ये कैसे हो सकता है? कॉमन सेंस की बात है। तो एग्जाम से पहले करंट इश्यूज मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, या मैं आपको बताऊंगा कि क्या करंट इश्यूज चल रहे हैं जिनके बारे में आपको क्या क्या बातें मालूम होनी चाहिए हैं। लेकिन ये बिल्कुल लास्ट का टॉपिक है, फिलहाल आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। तो अगर 6 में से 1 करंट इश्यूज अल्टीमेटली हटा दे तो 5 टॉपिक्स का आपका कोर फोकस होगा। क्लियर? आपका पेपर पैटर्न क्या है? टोटल 3 hours and 15 minutes का आपका एग्जाम होगा। मैं जनरली स्टूडेंट्स को ये समझाता हूँ कि आप बेंचमार्क कर लें 3 hours, छोड़ें बाकी 15 minutes, वो बफर रहने दें अपने पास। आप अज्यूम कर लें कि आपका 3 hours का एग्जाम है, और अगर 3 hours का एग्जाम है तो इसका मतलब 180 minutes हुए। 180 minutes डिवाइडेड बाय 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। तो इसका मतलब टारगेट करिए कि 1.8 मिनट्स पर मार्क आपको स्पेंड करना पड़ेगा एग्जाम के अंदर। 1.8 मिनट्स मिलेंगे आपको पर मार्क सिर्फ। क्लियर होती है बात? बाकी 15 मिनट्स ना आप बफर के अंदर रहने दें, एनॉमलीज के अंदर के लिए रहने दें, कोई अनोखी चीज आ जाए उसके लिए रहने दें। 1.8 मिनट्स पर मार्क आपके पास है सिर्फ। क्लियर होती है बात? ये तो हमें जो प्रैक्टिस करनी होगी, हमें जो रिविजन्स करनी होंगी, हमें जो मॉक एग्जाम्स करने होंगे, हमें ये 1.8 मिनट्स पर मार्क को जरूर बेंचमार्क करना होगा। जितनी मर्तबा भी एसबीआर के स्टूडेंट्स पेपर के अंदर जाते हैं ना, वो एक ही बात कहते हैं। वो ये कहते हैं सर पेपर मुश्किल नहीं था, जो आया था पेपर के अंदर हमें सब आता था। द ओनली चैलेंज दैट वी फेस वॉज टाइम मैनेजमेंट।
टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे थे सर। तो जनरल है कि मैं हमेशा सुनता हूँ कि कोई बच्चा बोलता है सर मैंने 10 मार्क का छोड़ दिया, 5 मार्क का छोड़ दिया, 20 मार्क का छोड़ दिया। ये मैं जनरल बातें सुनता हूँ, एवरेज स्टूडेंट से बातें सुनता हूँ। हमें ये नहीं करना, क्योंकि जितना ज्यादा मार्क्स आप अटेम्प्ट करेंगे एसबीआर के अंदर, ऑटोमेटिकली अगर आपने 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट कर लिया, हाईली प्रोबेबल चांसेस हैं कि आप पास तो हो गए। क्योंकि आपको बहुत ही, मैं आपको क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, दिल में कुछ और आ रहा था लेकिन मैं कोई लफ्ज इस्तेमाल करता हूं अच्छा से इंशाल्लाह। आपको बहुत ही इनडिसेंट होना पड़ेगा, बहुत ही नाइव होना पड़ेगा कि आप 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करें और उसके अंदर से आपकी 50% बातें भी करेक्ट ना हो, यानी आपके 50 नंबर भी ना आ पाए। बहुत ही नाइव होना पड़ेगा। मेरा नहीं ख्याल आप इस लेवल के ऊपर इतने नाइव हो सकते हैं। अगर आपने 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर लिया सक्सेसफुली, तो ऑटोमेटिकली आपका इंशाल्लाह ताला, घर पे आके सबको बता दीजिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पेपर निकल जाएगा, कोई मसले की बात नहीं है। हाँ, जब 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट नहीं करते ना, तो आप रिस्क जोन के अंदर चले जाते हैं। So I don't want you to do that. So from the very beginning, I'm telling you, you have 1.8 minutes per mark. Tune yourself like that. आपके पेपर के अंदर टोटल दो सेक्शंस हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए 50 मार्क का होता है, सेक्शन बी भी 50 मार्क का होता है। ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी। सर ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी मतलब? हाँ, सेक्शन ए के अंदर आपके पास दो सवाल आएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 इज गोइंग टू बी फॉर 30 मार्क्स, जिसके अंदर टेस्ट होंगी आपके पास ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और हो सकता है कोई अलग से रिपोर्टिंग इश्यूज आपसे पूछ लिए जाएं। लेकिन प्रीडोमिनेंटली जो पहला 30 मार्क का क्वेश्चन आएगा, दैट इज सोली गोइंग टू बी ऑन कंसोलिडेशन। आपके पास आजकल के जमाने में एक प्री पॉपुलेटेड स्प्रेडशीट आती है। होता यह है कि आज के ज़माने के अंदर आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑलरेडी बनी हुई आती हैं, यानी कैश फ्लो बना हुआ होता है, या पीएनएल बना हुआ होता है, या बैलेंस शीट बनी हुई होती है ऑलरेडी। आपसे किसी जूनियर ने एक फाइनलाइज स्प्रेडशीट वर्जन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के रखी हुई होती है, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई भंड होता है, उसके अंदर किसी ना किसी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया हुआ होता है। आपका काम क्या होता है कि उन प्रिंसिपल्स को करेक्ट करना, आपको सही करना होगा, ये आपका टास्क होता है वहां पे। क्लियर? तो 30 मार्क्स का आपके पास कंफर्म्ड कंसोलिडेशन क्वेश्चन है, जो कि पहला क्वेश्चन है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो 20 मार्क्स का होगा, यानी 20% ऑफ योर पेपर, जिसके अंदर लाजिम रिपोर्टिंग इंप्लीकेशंस आएंगी और एथिक्स आएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 2 इज गोइंग टू बी एथिक्स प्लस रिपोर्टिंग का क्वेश्चन। एग्जामिनर ने पहले दिन से बता दिया कि मैं एथिक्स और रिपोर्टिंग पूछूंगा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास होता है, इसके अंदर जनरली स्टूडेंट्स हाई स्कोर करते हैं, हाई स्कोर करते हैं, बिकॉज एथिक्स का एरिया जब आप पढ़ेंगे आपको अंदाजा होगा, कोई ऐसा एरिया नहीं है कि जिसके अंदर आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। तो जनरली ये कंट्रोलेबल क्वेश्चन होता है ऑफ सेक्शन ए। फिर आप आ जाएं सेक्शन बी के ऊपर। सेक्शन बी के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 होता है, क्वेश्चन नंबर 4 होता है, दोनों 25 मार्क्स के होते हैं। और दोनों सवालों के अंदर आपके पास एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जिसके अंदर आपको स्टेक होल्डर के पर्सपेक्टिव को दिमाग में रखना पड़ता है। वहां पे प्योरली आपसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स पूछे जा रहे होते हैं, या एपीएम्स पूछे जा रहे होते हैं, या करंट इश्यूज पूछे जा रहे होते हैं। जनरली क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों आईएएस और आईएफआरएस के ऊपर ही आता है, दोनों आईएएस और आईएफआरएस के ऊपर ही आता है। सर कौन सा आईएफआरएस क्वेश्चन 3 में आता है और कौन सा आईएफआरएस क्वेश्चन 4 में आता है? अब अगर एग्जामिनर ये भी बता देता तो फिर बचता क्या? हमें नहीं पता कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड क्वेश्चन 3 में आएगा, कौन सा 4 में आएगा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप प्रीवियस सारी अटेम्प्ट्स के पास पेपर को उठा के देखें तो आप कोई जजमेंट कॉल भी नहीं दे सकते, क्योंकि बिल्कुल कोई ट्रेंड बन ही नहीं रहा होता। तो मेरा आपसे कहना यह है कि सिंपली ये पूरा कोर्स है, कहीं से भी किसी भी आईएएस और आईएफआरएस से आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आ सकते हैं। जनरली एपीएम का सवाल जब भी आया है वो क्वेश्चन 4 के अंदर ही आया है। तो एपीएम्स कैन बी अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, अदरवाइज आईएएस और आईएफआरएस कैन बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 एंड एनी, और एनी पॉसिबल आईएएस और आईएफआरएस कैन का। क्लियर? तो हमको सबको प्रिपेयर करना पड़ता है, हम किसी भी सेलेक्टिव प्रिपरेशन की तरफ नहीं जा सकते। मुझे बताइए, यहां तक बात समझ में आती है? अच्छा, फिर कुछ बीच में सवाल है, जैसे एक सवाल ये आया कि सर क्या नोट्स को या बुक को प्रिंट करना जरूरी है? आई मीन, प्रिंट करने या ना करने से एसबीआर के पास होने या ना होने का कोई ताल्लुक नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स, आई मीन व्हाट यू वांट। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट अ हार्ड कॉपी ऑफ माय नोट्स, यू कैन, यू हैव फुल लिबर्टी। अगर इफ यू डोंट वांट टू हैव द हार्ड कॉपी, यू फील के यार अगर मेरे पास ऑनलाइन नोट्स हो, सॉफ्ट कॉपी के अंदर हो, आई कैन स्टडी वेल,
सो बी इट। देखिए ना, अब ये जो पेपर आ चुका है ना, ये पेपर टोटको वाला पेपर नहीं है। अब इस स्टेज के ऊपर ना टोटके छोटके नहीं चलते। तो एग्जामिनर आपसे कभी पेपर के अंदर नहीं पूछेगा कि बताओ अतीक तुमने प्रिंट निकाला था या नहीं निकाला था। कोई नहीं पूछता आपसे। टू मी आई डोंट केयर। पढ़ना है बस। अब जो तुम्हें पसंद आए ना वो पढ़ लो। हो सकता है, अच्छा इसके लिए तुम्हें कोई पास पैटर्न देखने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हें ये नहीं करना कि तुम किसी से आके पूछो कि यार तुमने क्या पढ़ा था, हार्ड कॉपी से पढ़ा था सॉफ्ट कॉपी से पढ़ेगा। वो तुमसे बोलेगा क्या भाई कैसी बातें कर रहा है, मैंने जैसे भी पढ़ा था। तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तो जो तुम्हें अच्छा लगता है वो कर लो। इफेक्टिव स्टडी का ताल्लुक बंदे के अपने पैटर्न से है, उसको क्या पसंद है। और जाहिर सी बात है, आप लोग माशाल्लाह अब इतने सीनियर लोग हो चुके हैं कि हम कौन होते हैं आपको बताने वाले। हम बताएंगे अब आपको, हैं। तो आप खुद असेस करेंगे कि आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है या क्या चीज़ आपकी लाइकिंग के अंदर आती है। क्लियर। लेकिन हाँ, आपको बेसिक गाइडेंस जरूर चाहिए है, बल्कि बेसिक नहीं, आपको अच्छी गाइडेंस जरूर चाहिए है कि पढ़ना कैसे है। अगर अगर आपके स्टडी प्लान की बात करें ना, तो मैं स्टडी प्लान आपको बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही बता रहा हूं जैसे कि मैंने आपको एलएमएस के ऊपर कोर्स प्रोवाइड किया है। मैंने आपको टॉपिकल एरियाज अभी लास्ट स्लाइड के अंदर बताए ना कि क्या क्या टॉपिकल एरियाज आपके पास मौजूद हैं। इन टॉपिकल सारे के सारे एरियाज को मैंने एक पैटर्न के अंदर डिवाइड किया है, और इसी पैटर्न के अंदर आपको एलएमएस के अंदर चीजें प्रोवाइड की हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपका पैटर्न क्या चलता है कि सबसे पहले आपके पास एक सेक्शन आता है जिसका नाम है आईएएस एंड आईएफआरएस बिफोर कंसोलिडेशन। अब जाहिर सी बात है, अगर कहीं आईएएस एंड आईएफआरएस बिफोर कंसोलिडेशन है, तो फिर कहीं ना कहीं आईएएस एंड आईएफआरएस आफ्टर कंसोलिडेशन भी होता होगा। भाई कोई बिफोर है तो आफ्टर भी होगा, इसका मतलब सीन क्या है। सीन बेसिकली ये है कि मैंने मैंने पैटर्न क्या बनाया हुआ है कि मैं सारे के सारे आईएएस और आईएफआरएस एक साथ नहीं कराता। बिल्कुल भी एक साथ नहीं कराता। मैंने क्या किया, क्योंकि देखो ना, हमें हमें मालूम है कि फ्रॉम अ टाइम परस्पेक्टिव ग्रुप अकाउंट्स ने 40% ऑफ आवर टाइम लेना है। तो मैं सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको पढ़ा दूं और उसके बाद कंसोलिडेशन की तरफ लेके जाऊं, ये बिल्कुल टुवर्ड्स दी एंड हो जाएगा। तो हम रिस्क नहीं लेते। तो मैंने क्या किया है कि मैं सबसे पहले आपको पढ़ाता हूं वो आईएएस और आईएफआरएस जो कि कंसोलिडेशन में एंटर होने से पहले जरूरी हैं। तो मैं आपको पहले पढ़ाता हूं दोज आईएएस एंड आईएफआरएस विच आर नेसेसरी फॉर यू बिफोर कंसोलिडेशन, जिसके अंदर मल्टीपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। एक आध नहीं है, काफी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। हम स्टार्ट करते हैं आईएफआरएस 2 से, फिर जाते हैं आईएएस 19 के ऊपर, फिर आईएफआरएस 13 के ऊपर, फिर आईएफआरएस 16 के ऊपर, फिर आहिस्ता आहिस्ता आईएफआरएस 9, आईएएस 12, बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके कवर हो रहे होते हैं। आईएफआरएस 15 फॉर एग्जाम्पल, ये सारे हम कवर करते हुए जाते हैं। इतने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पहले मैं आपको पढ़ाता हूं कि आप इस काबिल हो जाएं कि आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ सकें। फिर कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जिनका कंसोलिडेशन के सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है। मिसाल के तौर पे वो डिस्क्लोजर रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि आईएफआरएस 8 हो गया, आईएएस 24 हो गया, या सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स हो गए। इनका आपकी कंसोलिडेशन के क्वेश्चन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये डिस्क्लोजर रिलेटेड है, ये अदर इंफॉर्मेशन है। या आईएएस 33 हो गया, इसका कंसोलिडेशन के सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको आगे ले जाते हैं। हम इसको बोलते हैं यार ये आफ्टर कंसोलिडेशन पढ़ेंगे, फिलहाल काम में नहीं आने वाले। तो हम प्रायोरिटाइज करते हैं अपने कोर्स। क्लियर होती है बात। तो सबसे पहले आपके पास सेक्शन जो आएगा वो सेक्शन आएगा आईएएस एंड आईएफआरएस बिफोर कंसोलिडेशन। आपका सवाल ये हो सकता है कि सर क्या हमें पुराने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे जो कि एफआर में पढ़े थे। बेटा एफआर वाले स्टैंडर्ड्स जो है ना, वो मैं सबसे पहले आपको रिकैप करवाता हूँ। या बल्कि आपका पहला लेक्चर ही किस बारे में होता है, आपका पहला लेक्चर ही इस बारे में होता है कि यू विल हैव अ रीकैप of your basic accounting standards like IAS 16, IAS 20, IAS 40, IAS 8, IAS 10, these type of accounting standards. You'll IAS 23, you will have a basic revision of them. Not a basic revision, मतलब बेसिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का गुड रिवीजन आपको मिल जाता है। तो हम 2-3 घंटे स्पेंड करते हैं और उन 2-3 घंटों के अंदर हम सारे पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो कि रेलेवेंट हैं हम सबको क्विकली कवर करते हुए चले जाते हैं। क्लियर। याद रखना, ये जो आईएस और आईएफआरएस बिफोर कंसोलिडेशन वाला एरिया है ना, टेक्निकली दिस इज द मेन फेज फॉर यू। मेन फेज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिस इज द प्लेस वेयर ऑल ऑफ द जर्नी स्टार्ट्स। सो यू नीड टू बी वेरी मच विजिलेंट अराउंड हेयर। बहुत विजिलेंट रहने की जरूरत है आपको यहाँ पे। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की जरूरत है आपको यहाँ पे। लेकिन इस फेज के ना कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं इस फेज के अंदर। मैं उनको एक एक करके पहले खुद सवाल करता हूं और उनके जवाब देता हूं। और आपके दिमाग में भी कोई सवाल आ रहा हो तो फिर आप भी पूछिएगा। पहली बात, हाउ मच टाइम शुड आई स्पेंड हेयर।
इन द फर्स्ट फेज विच इज सपोज टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ योर एसबीआर जर्नी? इसका सिंपल जवाब है बी एज क्विक एज पॉसिबल। खुदा के लिए इस फेज के अंदर आप अपनी स्पीड को बढ़ाइए। आपको पता है प्रॉब्लम सारा क्या होता है? बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं? जैसे मिसाल के तौर पे मैं हमेशा अपना कोर्स IFRS 2 से स्टार्ट कराता हूँ। बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं? 2-2 हफ्ते IFRS 2 में लेके बैठे हुए होते हैं। मतलब जो है ना, उसको प्रॉपरली मैरिनेट करते हैं, सेकते हैं उसको। सर आपको पता है मैं IFRS 2 पढ़ रहा हूँ सर, 2 हफ्ते हो गए, बार बार पढ़ रहा हूँ सर, मैं PhD कर रहा हूँ उसके अंदर। अबे क्यों कर रहा है भाई? मैं IFRS 2 से क्यों स्टार्ट करता हूं? क्योंकि सबसे आसान स्टैंडर्ड है भाई, इसके आगे बहुत जर्नी पड़ी हुई है। सर मैं इसको इतनी अच्छे तरीके, सर मैं हर रोज सुबह उठता हूँ, IFRS 2 रिवाइज करता हूं मैं। क्यों? सर मैं भूल ना जाऊं। सर ये सबसे मेन फेज है सर, मैं बहुत मेहनत करूंगा सर इसके अंदर। अबे भाई तू मेहनत तो कर लेगा, लेकिन पेपर कब देगा? IFRS 2 आपको जिंदगी में याद मैं करवाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है भाई। आगे चल के सारे स्टैंडर्ड्स अल्टीमेटली खुद रिवाइज होते जाते हैं, खुद रिवाइज होते जाते हैं, कुछ नहीं भूलोगे, ना टेंशन लो। मैं आपको गारंटी कर रहा हूं, जब जब आप कंसोलिडेशन में पहुंचोगे और कंसोलिडेशन के सवाल करना स्टार्ट करोगे, तो पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप चाहें या ना चाहें खुद रिवाइज होते हैं। मैं आपको करवाऊंगा। अगर आप स्टैंडर्ड्स को लेके बैठ गए, क्योंकि अक्सर ये होता है ना, आप नया नया कोर्स स्टार्ट करते हैं, पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखा नया, ऊपर से मजा भी आ रहा है, आपको समझ में भी आ रही है, तो बच्चे जो है ना लेके बैठ जाते हैं उसको, भाई हम पूरा ना प्रॉपर करेंगे सर इसको, प्रॉपर प्रॉपर। भाई प्रॉपर प्रॉपर करते करते ना 2 हफ्ते IFRS 2 में निमट गए, 2 हफ्ते IAS 19 के अंदर निमट गए, जो काम 4 दिन में करना था वो 4 हफ्तों के अंदर किया। अल्टीमेटली आपके पास रह गया टाइम कम, अब पैनिक मोड शुरू। आपने पूरी की पूरी जर्नी की ऐसी की तैसी कर दी, ऐसी की तैसी। तो मैं आपसे क्लियर आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं। आपका सिंपल काम ये है, आपके पास नोट्स अवेलेबल है, आपके पास मेरे प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। जो मैं कह रहा हूं ना, चुपचाप लेक्चर देखो, चुपचाप प्रैक्टिस करो, उसको रिटेन करो। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मतलब ऐसे भूल जाओ, मैं ये कभी नहीं कह रहा, लेकिन उसके ऊपर डोंट स्लीप ओवर इट, इट विल नॉट हेल्प यू। और बी एज क्विक एज पॉसिबल। अगर आप मुझसे यूएसपी जानना चाहते हैं ना, कि भाई आपके लिए क्या यूएसपी है, तो भाई यूएसपी ये है कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, जितना जल्दी शुरू में निपटा सकते हो ना निपटा दो। उससे होगा क्या? आखिर में टाइम बचेगा तुम्हारे पास। और जब तुम्हारे पास आखिर में टाइम बचेगा ना मेरे प्यारे बच्चे, तो आखिर के अंदर प्रैक्टिस यूं हो रही होगी, यूं। एसबीआर की प्रैक्टिस बहुत आसान होती है, प्रोवाइडेड उसका टाइम बचे। मैं बता रहा हूं आपको, एक दिन में 4-4, 5-5, 6-6 सवाल आराम से होते हैं, आराम से होते हैं। लेकिन वो टाइम तो छोड़ो, उसके लिए जरूरी है स्टार्ट जल्दी करो और तेज 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 चलो। तेज तेज का मतलब ये कहीं नहीं कह रहा कि मैं आप स्किप करते हुए चलो या अपना कॉन्सेप्ट को बाईपास करो। मैं कह ये रहा हूं कि हर रोज पढ़ो। मैं कह ये रहा हूं कि तुम पहले दिन से पढ़ना स्टार्ट करो और आगे बढ़ना स्टार्ट करो। और अगर तुम्हारे दिमाग में कभी भी शैतान ये डाले ना कि यार हो सकता है तुम पुराना स्टैंडर्ड भूल गए हो, तो छोड़ देना, बोलना यार सर यासर ने कहा था वो खुद रिवाइज कराएंगे, वो हो जाता है। अच्छा, आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे हो जाता है? भाई आपकी पहली अटेम्प्ट है, मेरी पहली अटेम्प्ट नहीं है एसबीआर की। आपसे पहले अल्लाह ताला ने हमारे हाथों से काफ़ी लोग आगे करवा दिए। तो जब क्योंकि इतने सारे लोग आगे जा चुके हैं, तो हम अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बात समझा रहे हैं कि आपको सब याद रहेगा। मैं आपको कह रहा हूँ, अल्लाह ने चाहा तो सब याद रहेगा आपको। आप छोड़ दें इसकी टेंशन, आप चीज़ पढ़ें, नॉलेज लें और आगे बढ़ जाएं। मिसाल के तौर में मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। आज की तारीख में, यानी आप जब इस स्टेज के ऊपर हैं, कैन यू फॉरगेट अबाउट डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स? कैन यू फॉरगेट अबाउट इट? क्या आप ये भूल सकते हैं कि यार एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, कम होता है तो क्रेडिट होता है? कब भूल सकते हैं आप ये? नहीं भूल सकते ना। इट्स पार्ट ऑफ योर सबकॉन्शियस। यानी अल्लाह ना करे, मैं एक मिसाल देने के लिए कह रहा हूं, लेकिन अल्लाह ना करे अगर आप कोमा में चले जाए ना, और कोमा से उठा के भी आपको कोई ये पूछे, हाँ भाई आप उठ गए, पहले ये बताओ एसिड बढ़ता है तो क्या होता है, तो आप क्रेडिट नहीं बोलोगे यार। आपके सबकॉन्शियस के अंदर है ये कि भाई एसिड बढ़ता है, डेबिट होता है, कम होता है, क्रेडिट होता है। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बाय डिफॉल्ट अब समझ में आ चुकी हैं ये सारी बातें। ऐसा ही है ना? लेकिन जब आप छोटे थे तो आपको सारी चीजें याद करनी पड़ती थी। हाँ, लेकिन जैसे ही जैसे आगे चलते चले गए, अब आप सोचते थोड़ी हैं एसेट बढ़ता है, डेबिट होता है, कम होता है, क्रेडिट होता है, दैट्स पार्ट ऑफ योर सबकॉन्शियसनेस। ऐसा ही होगा एसबीआर में। ऐसा ही होगा कि ये रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आपके लॉजिकल सेंस का पार्ट बन जाएंगे। आगे बढ़ना पड़ेगा। क्लियर? दूसरी बात, ये एक सवाल, कॉमन सवाल यहाँ पे ये आता है कि सर मेरे को ना पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस करने का है।
सर क्योंकि मेरे को पीएचडी करने का है ना, तो सर मैं क्लियर बोलने का है अपने को कि मेरे को पास पेपर प्रैक्टिस करने का है। और सर मेरे को पास पेपर ना पहले दिन से प्रैक्टिस करने का है बाबा। हाँ बाबा, मैं एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ूंगा या पढ़ूंगी और मेरे को पास पेपर करने का है, ऐसा हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। मैं पहले वक्त से आपको बेटा ये बता रहा हूँ, कोई भी प्रोफेशनल स्टेज सीरीज का पेपर हो, सिर्फ एसबीआर नहीं, चाहे एसबीएल हो, एटीएक्स हो, ट्रिपल ए, एएफएम, एपीएम, कोई भी प्रोफेशनल सीरीज का पेपर हो, आप पहले दिन से पास्ट पेपर्स नहीं कर सकते। क्योंकि आपके पास, आपका जब पास्ट पेपर आता है या आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, तो आपके एग्जाम के अंदर एक सवाल एक स्टैंडर्ड के ऊपर नहीं होता। एक सवाल के अंदर 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लग रहे होते हैं, 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लग रहे होते हैं। तो जब तक वो 6 8 10 स्टैंडर्ड्स कवर नहीं कर लेते, तो हम एक पास पेपर भी अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो काफी बार बच्चे ना ये क्वेश्चन करते हैं कि सर मैंने IFRS 2 कर लिया, मुझे बताएं कौन कौन से पास पेपर करूं। अरे भाई आप नहीं कर सकते। आपको, मैं सिर्फ एसबीआर नहीं बल्कि किसी भी प्रोफेशनल स्टडीज के पेपर के अंदर टॉपिक बाय टॉपिक पास पेपर्स नहीं होते। क्योंकि जब भी प्रोफेशनल सीरीज का पेपर आता है तो किसी भी एक सवाल के अंदर मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू से एक अकाउंटेंट को टेस्ट किया जा रहा होता है। यू कैन नॉट डू पास्ट पेपर्स फ्रॉम डे वन। सर तो हाउ डू वी प्रैक्टिस? यू प्रैक्टिस विद मी, आई गिव यू माई प्रैक्टिस क्वेश्चंस, या एंड दोज प्रैक्टिस क्वेश्चंस आर पार्ट ऑफ अ सर्टेन पास्ट पेपर। बहुत सारे पास्ट पेपर्स दुनिया में गुजरे हैं ना इतने सालों के अंदर, तो हम उसमें से रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, कभी अपना सवाल बनाते हैं और आपके सामने प्रैक्टिस क्वेश्चंस की फॉर्म में रखते हैं और उसकी प्रैक्टिस करवा देते हैं आपको। तो उससे होता क्या है कि आपको मालूम नहीं है लेकिन मैं आपको पास्ट पेपर ही करा रहा होता हूँ। समझ में आ रही है बात? लेकिन आपको मालूम नहीं हो रहा होता और आपको मालूम करने की जरूरत भी नहीं है। आप थोड़ा सा फेथ आपको रखना पड़ेगा हमारे ऊपर। क्लियर? तो ये बात क्लियर कर लीजिए कि पास्ट पेपर्स ढूंढने के या ऐसे कुछ करने का अब कोई टाइम नहीं है। आप बड़े हो चुके हैं, अब आप हर स्टैंडर्ड के ऊपर पास्ट पेपर नहीं करेंगे आप। ठीक है ना भाई? और कोई सवाल अगर आपके दिमाग में आ रहा हो विथ स्पेसिफिक टू दिस पर्टिकुलर पार्ट, कोई ऐसा सवाल जो आपके दिमाग में आ रहा है तो बोलिए आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो ओके बोल दें मुझे, मेरे को पता लग जाएगा कि आपके दिमाग में कोई सवाल नहीं है। सब लोग ओके कर दें जिनका कोई सवाल नहीं है। हाँ भाई, एक सवाल हो गया भाई, सर क्या आप मुझे एक स्टडी प्लान बना के दे सकते हैं या आप मेरे साथ मिलके बना सकते हैं? मैं इसके ऊपर भी बात करूंगा। ये वाला सवाल मैं थोड़ी देर के अंदर लेता हूँ। बाकी कोई सवाल, मैंने बोला था इस सेक्शन से रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो आई होप के नहीं है, जैसे मुझे आपके चैट्स नज़र आ रही हैं। अच्छा, जब आप ये आईएस एंड आईएफआरएस बिफोर कंसोलिडेशन खत्म कर लेंगे ना बेटा, तो आप सीधे जाएंगे कंसोलिडेशन के अंदर। ये काम ही हम कंसोलिडेशन की वजह से कर रहे थे। अच्छा, एक सवाल है सर, IFRS 2 में स्टडी नोट्स में डेफर्ड टैक्स रिलेटेड टॉपिक था, उसका लेक्चर नहीं है। उसका लेक्चर IAS 12 में जाके आपको मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक हो गई भाई बात, ये सवाल का जवाब भी हो गया। अच्छा भाई, अब आ जाते हैं आपके पास कंसोलिडेशन के लेक्चर्स के अंदर। कंसोलिडेशन के लेक्चर्स आपको बताया ना, 40% टाइम यहाँ भी स्पेंड करना पड़ जाएगा। इसके अंदर आपने मेक श्योर करना है यू डू नॉट स्किप बेसिक्स ऑफ कंसोलिडेशन। बेसिक्स ऑफ कंसोलिडेशन इग्नोर नहीं करना, और काफ़ी बहस कर चुका हूँ मैं इस बात के ऊपर अभी प्रीवियस स्लाइड के ऊपर। ये बात याद रखना, जब तुम कंसोलिडेशन के लेक्चर्स ले रहे होगे तो कहीं कहीं तुम्हें ना लेक्चर्स मिलेंगे जिसपे न्यू लिखा हुआ होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो, क्योंकि दुनिया में नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ चुका है IFRS 18, जो कि हम पढ़ते हैं इस पेपर में। IFRS 18 के आने की वजह से PNL का फॉर्मेट बदल चुका है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का भी कुछ फॉर्मेट बदल चुका है। तो मेक श्योर करिएगा कि आपको ये बातें सब समझ में आ रही हो। आप क्या मेक श्योर करेंगे? हम मेक श्योर करेंगे कि अल्टीमेटली आपको ये बातें समझ में आ रही हो। कुछ नए लेक्चर्स आपको ऑलरेडी मिलेंगे, ऑलरेडी मिलेंगे इंशाल्लाह, आपके पास अपडेटेड हैं ऑलरेडी ये। क्लियर? और ये बात याद रखना, कंसोलिडेशन का सेक्शन जब तुम लोग कर रहे होगे ना, तो कंसोलिडेशन का सेक्शन होता है कैसे है कि पहले मैं आपको बेसिक्स ऑफ कंसोलिडेशन कराऊंगा, फिर जो आपके एडवांस लेवल के टॉपिक्स है ना वो उठाऊंगा, उनका कंटेंट पढ़ाऊंगा और फिर सवाल कराऊंगा। लास्ट अटेम्प्ट के अंदर मैंने एक आध अटेम्प्ट के अंदर कुछ बच्चों को ये देखा कि वो क्या कर रहे थे कि वो, क्योंकि उनको याद था कि सर ने कहा था पास्ट पेपर्स आखिर में होते हैं, तो वो क्या कर रहे थे कि जब कंसोलिडेशन भी पढ़ रहे थे ना, तो लेट्स से मैंने आपको स्टेप एक्विजिशन पढ़ाया, तो स्टेप एक्विजिशन के लेट्स से एक या दो जो बेसिक लेक्चर्स हैं जिसके अंदर स्टेप एक्विजिशन की पूरी अकाउंटिंग आपको मैं समझाता हूँ, बच्चों ने वो स्टेप एक्विजिशन लिया, एक आध बच्चे ऐसे थे, और फिर उन्होंने जो मैंने उसी के सेक्शन के अंदर यानी उसी के पोर्टफोलियो के अंदर जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो मैंने पास्ट पेपर स्टेप एक्विजिशंस के कराए हुए थे, वो उन्होंने स्किप कर दिए। बोला सर ने कहा था ये तो आखिर में होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंसोलिडेशन के अंदर याद रखिएगा, क्योंकि मैं कंसोलिडेशन आपको इन टोटलिटी पढ़ाता हूं, तो आपने मेक श्योर करना है कि यू मस्ट प्रैक्टिस ऑल क्वेश्चंस ड्यूरिंग लेक्चर्स।
क्योंकि आपको कंसोलिडेशन समझ में ही तब आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरा स्टाइल ही यही है, मैंने आपको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस के लिए आईएफआरएस 5 पढ़ाया, फिर उसके बाद जितने पास पेपर जितने सवाल ऐसे आए हुए जिसके अंदर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन लगा है मैं वहीं पढ़ा दूंगा आपको। फिर लेट्स से जॉइंट अरेंजमेंट्स पढ़ाया, उस पर जो सवाल आया हुआ है मैं वहीं पढ़ा दूंगा। अगर मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज पढ़ाया तो मैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज पढ़ाऊंगा, फिर जो सवाल उसके रिलेटेड आज तक पास पेपर में आए मैं वो वहीं करा दूंगा आपको। तो आपने कंसोलिडेशन की प्रैक्टिस कंसोलिडेशन के लेक्चर्स के साथ ही करनी है, आखिर में नहीं करनी। आखिर में हमने बाकी सवाल जैसे एथिक्स, सेक्शन बी के सवाल वो करने हैं हमने। कंसोलिडेशन की प्रैक्टिस कंसोलिडेशन के टॉपिकल एरियाज के साथ साथ ही होती है। डू नॉट स्किप देम, डू नॉट स्किप देम। क्लियर होती है बात ये? डन। उसके बाद बेटा आप फाइनली आओगे, आपको तीसरा सेक्शन अपने एलएमएस के अंदर मिलेगा जो कि आईएएस एंड आईएफआरएस आफ्टर कंसोलिडेशन है। इसके अंदर आपके पास मिसलेनियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पड़े हुए होंगे, जिसके अंदर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भी पढ़ा हुआ होगा, आईएएस 33 भी पढ़ा हुआ होगा, आईएएस 24, आईएफआरएस 8 और सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स भी पड़े हुए होंगे। काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी वहाँ पे। उसके अंदर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज है वो आईएफआरएस 8 है, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, और आईएएस 24 है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, और सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स। ये तीन कोर टॉपिक है। बाकी आईएएस 33 आज तक नहीं आया एसबीआर के अंदर। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से रिलेटेड पिछले चंद अटेम्प्ट्स के अंदर कोई बात नहीं पूछी गई है सर। तो क्या उसको ड्यूरिंग दैट टाइम अगर हम थोड़े से लेट हो रहे हों या हमको एथिक्स या एपीएम को प्रायोरिटाइज करना हो तो क्या हम आखिर के लिए उसको छोड़ सकते हैं? छोड़ सकते हैं। तभी मैंने ये लिख के दिया आपको। तीन एरियाज लाजिम तौर के ऊपर उसी वक्त कवर करें। बाकी अगर आपको टुवर्ड्स द एंड भी लेके जाने हों, क्योंकि वो एड ऑन एरियाज हैं, पेपर में आते नहीं हैं, तो आप पढ़ने के लिए पढ़ लीजिएगा, लेकिन उसको चाहें तो आखिर तक लेके आप लोग जा सकते हैं। ये वाला पूरा जो स्टडी पैटर्न वाला पेज है ना, इसको प्रिंट करके या इसकी तस्वीर खींच के अपने सामने रख लेना, ताकि तुम्हारे बार बार रिमाइंड होता रहे कि तुमने कब क्या चीज करनी है। क्लियर होगी बात ये? फिर उसके बाद बेटा मैं आपको लेके जाऊंगा एथिक्स के एरिया के ऊपर। आप सबसे पहले एथिकल प्रिंसिपल्स और होने वाले थ्रेट्स मेरे साथ पढ़ेंगे। वहीं के वहीं देन इन देयर आप एग्जाम किट की प्रैक्टिस करेंगे, मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, और ये बात अपने दिमाग में रखेंगे कि एथिक्स का एरिया क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एग्जामिन होता है, और वो आता ही इसलिए है ताकि आपको मार्क्स मार्क्स और मार्क्स मिल जाए। तो हमने देन इन देयर एथिक्स हम पढ़ेंगे, और एथिक्स को पढ़ने में ना आपको 3-4 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे, 3 to 4 days बहुत है। और उन 3 से 4 दिन के अंदर आप 7-8-9 पेपर, 5 पेपर्स की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, और आप आराम से इस एरिया को कवर कर लेंगे। अल्लाह ने चाहा बहुत आराम से इस पेपर को जो है इस एरिया को कवर कर लेंगे, और 3 से 4 दिन के अंदर इसकी कहानी मुका देंगे, खत्म कर देंगे। वहां से आप जाएंगे। अब अच्छा, जब आपने ये सब कर लिया ना, अब मैं आपको लेके जाऊंगा एग्जाम किट की प्रैक्टिस के ऊपर। मैं कैप्लिन एग्जाम किट फॉलो करता हूं, मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट एग्जाम किट है। तो कैप्लिन एग्जाम किट की प्रैक्टिस अब आप शुरू कर सकते हैं। ये वो स्टेज होगा जब आप सेक्शन बी के सवाल या आईएएस और आईएफआरएस के सवाल मेरे साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से शायद एक एक कोई सवाल रह गया हो तो रह गया हो, वरना सारी एग्जाम किट मैं करवा चुका हूँ। ऑलमोस्ट बहुत सारे जो रेलिवेंट स्टडी हब के सवाल हैं वो मैं करवा चुका हूँ। तो आप यहां से याद रखिएगा, ये मोस्ट लाइकली दिस विल बी योर लास्ट मंथ, दिस विल बी योर लास्ट मंथ। तो आपका इस स्टेज के ऊपर पहुंचने के बाद जहां आप सारे कोर एरियाज ऑफ योर एग्जाम कवर कर चुके होंगे, तो यू व्हाट यू विल डू, यू विल डेली रिवाइज योर प्रीवियस आईएएस एंड आईएफआरएस, एंड यू विल बी डेली डूइंग सम प्रैक्टिस, बट दिस इज फॉर द लास्ट मंथ। और आप सवाल पे 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 सवाल करते चले जाएंगे, और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने कब क्या क्या चीज करनी है, बट दिस इज योर लास्ट मंथ। ठीक है ना? इसी दौरान जो अल्टरनेट परफॉर्मेंस मेजर्स का एरिया है, जिसको सिर्फ 2 दिन लगेंगे आपको कवर करने के अंदर, इंक्लूडिंग प्रैक्टिस, आप वो कवर करेंगे। इसमें एक नई चीज ऐड हुई है, एमपीएम्स, मैनेजमेंट डिफाइंड परफॉर्मेंस मेजर्स, आप वो भी कवर करेंगे, लेकिन यू ओनली डेडिकेट 2 days टू इट। चलो, 2 नहीं, आपको 2 कम लग रहा है, यू कैन मैक्सिमम डेडिकेट 3 days टू इट। 3 दिन के अंदर अल्लाह ने चाहा तो ये एरिया कवर हो जाएगा, यानी टेंशन नहीं है। इसका मतलब 3 to 4 days यहाँ है, 2 to 3 days यहाँ है। तो आप खुद सोचिए ज्यादा टाइम आपका कहाँ लग रहा है भाई? ज्यादा टाइम फिर आपका लग कहाँ रहा है? ज्यादा टाइम आपका शुरू के 2 एरियाज के अंदर लग रहा है। और क्रिस्टल क्लियर हो गया ना भाई, 2 महीने के अंदर आपने ये 2 एरियाज कवर करने हैं। जिसके लिए आपके पास 2 मंथ से ज्यादा नहीं है, क्योंकि सर आखिरी महीने के अंदर क्या करना है? एथिक्स करना है, एपीएम्स करना है, और प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करनी है। सर फिर आखिरी महीने में बाकी क्या करना है भाई? आप आखिरी महीने में आप मेरे मॉक एग्जाम्स दे रहे होंगे, ये लास्ट मंथ के अंदर होंगे। सर ऐसा नहीं करें, सर ये गलत है। सर नहीं, सर मैं अपनी अम्मी को बता दूंगा।
या बता दूंगी सर, मैं अपने पेरेंट्स को बता दूंगा सर आप गलत कर रहे हैं, सर मॉक तो पहले दिन से होना चाहिए। वेरी गुड बेटा, आज ही ले लेता हूँ मॉक। बच्चों जैसी बातें ना, कुछ कुछ वाकई में कुछ बच्चों की ना बिल्कुल बच्चों जैसी बातें होती है। अभी एक स्टैंडर्ड किया नहीं होता, सर कैन वी हैव आवर मॉक। अबे भाई बस कर दे यार, बस कर दे, ऐसा नहीं कर मेरी जान, ऐसा नहीं करो मेरे प्यारे बेटे। जब मॉक देखोगे ना तो डर लग जाएगा, भाव हो जाएगा। लास्ट मंथ के अंदर मॉक होते हैं, आप पढ़ोगे तो मॉक लूंगा ना, है भाई। पढ़ोगे नहीं तो मॉक कैसे लूंगा मैं आपका। तो एसबीआर का पेपर में तरीका वो बचपने वाला नहीं है। जब आप छोटे छोटे नन्हे मन्ने प्यारे प्यारे बच्चे थे, आप अपने आप को जरा देखो, सोचो, मैं कहता हूं अपनी पिक्चर निकालो। जब तुम पहला पहला एसीसी का पेपर दे रहे थे, तुम कितने मासूम थे, तुम वो पिक्चर्स निकालो अपनी बेटा। मासूम थे या नहीं थे। और उस दिन से लेकर आज तक तुम्हारे शक्ल और सूरत के अंदर, तुम्हारे हालात और वाकयात के अंदर, तुम्हारी सोच के अंदर कितनी तब्दीली आ चुकी है ना। अब तुम बड़े बड़े लगते हो हैं। वैसे तो मैं तुम लोगों से अभी भी छोटा हूं, लेकिन तुम लोग मुझसे मेरे जैसे दिखना स्टार्ट हो गए होगे ना अब तक। तो बेटा जब फिजिकली ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, मेंटली सोच पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, तो फिर अप्रोच पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो ट्रांसफॉर्म हो। पहले दिन मॉक नहीं हो सकते भाई, आपके कहने से मॉक नहीं हो सकते। मॉक तो तभी होगा जब उसको होना चाहिए। तो लास्ट मंथ आपके मॉक शुरू हो जाते हैं। एक्चुअली लास्ट मंथ से थोड़ा सा पहले शुरू हो जाते हैं, लेकिन मॉक शुरू हो जाते हैं। मॉक 1 होता है, मॉक 2 होता है, मॉक 3 होता है। अब मैं आपको सच बात बताऊं, बताऊं आपको, मैं हमेशा कहता हूं मॉक चाहिए सबको है, करता कोई नहीं है। जो बच्चा ग्रुप में सबसे पहले आके लिखता है ना सर मेरे को मॉक देना है, जब मैं मॉक अनाउंस करता हूं ना तो वही नहीं दे रहा होता। क्योंकि वो अपनी चला रहा था, पहले दिन से उसको अपनी चलाने की आदत थी। वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है। मैं आपको सिर्फ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि वो सारे बच्चे जो कि पहले दिन से इस पेपर की प्रिपरेशन के अंदर अपनी चलाते हैं ना, फिर बस वो फिर अपनी ही चलाते हैं। पेपर कंट्रोल में नहीं आता उनके। मैं आपको अपने तजर्बे से बता रहा हूँ बेटा, आपकी पहली अटेम्प्ट है, मेरी नहीं है। आप समझे मेरी बात को, दिस इज नॉट माई फर्स्ट अटेम्प्ट। आपसे पहले बहुत सारे लोग फारिग हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह ताला ने हमारे हाथों से फारिग करवाए। तो मैं आपको इतने सालों के तजर्बे और आपके जैसे पता नहीं कितने सारे बच्चों को देख के आपको ये बात बता रहा हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, जो कह रहा हूं ना सुन लो। मेरे वर्जन के अंदर कुछ बेहतरी करनी है तो कर लो, लेकिन अपना वर्जन लाने की कोशिश ना करो। तो लास्ट मंथ के अंदर इंशाल्लाह मॉक्स होंगे। और फिर जो आपको पता है प्री मॉक आता है, एसीसी की तरफ से पब्लिश होता है, वो आप करें सेकंड लास्ट वीक बिफोर एग्जाम से। सेकंड लास्ट वीक तक इसलिए कर लें, एक तो आता ही वो फर्स्ट वीक के ऑलमोस्ट एंड के ऊपर है। और आप सेकंड लास्ट वीक के अंदर इसलिए कर लें ताकि फिर आपके पास अगर कुछ 19-20 होता है, आपकी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती है, तो आप उसके लिए जो आपके पास इतना टाइम हो कि आप रेमेडियल एक्शंस ले सकें उसके लिए। तो सेकंड लास्ट वीक बिफोर योर एग्जाम यू विल बी डूइंग योर मॉक एग्जामिनेशन, प्री मॉक एग्जामिनेशन पब्लिश्ड बाय एसीसी। क्लियर। मेरी देखिए आपको तरीकेकार ये है, मेरा सजेशन ये है कि मैं आपको कहता हूं कि प्लान जो है ना वो आपके अपने हाथ में होना चाहिए। मैं ये इस फॉर्मूलाज पे ना इतना बिलीव नहीं करता कि कोई और आपको आके बताए कि 1.5 किलो कर लो, आधा पाव कर लो। ये लॉजिक्स नहीं है। देखिए, मेरे हिसाब से आपने अपना टारगेट प्रिंसिपली क्लियर रखना है कि आपने 2 मंथ्स के अंदर अंदर ये एरियाज, जो एरिया है ना आईएस और आईएफआरएस वाले और कंसोलिडेशन वाले, कवर करने। ठीक है। इसके लिए जो है ना आप अपने जाके देखेंगे ना तो आपके पास आपके कोर्स के अंदर, आपके एलएमएस के अंदर आपको एक स्टडी प्लानर मिलेगा। ये स्टडी प्लानर मेरे एक स्टूडेंट जिसने बहुत अच्छा स्कोर किया था उसने अपने पास बनाया हुआ था। बहुत अच्छा स्टडी प्लानर है। सारे नंबर ऑफ आवर, सारे लेक्चर्स, कितने लेक्चर्स हैं, वो सब लिखा हुआ है। अच्छा, कोई कभी कभार कुछ बच्चे बोलते हैं सर इसके अंदर इसने ज्यादा लेक्चर लिखे हुए हैं या कम लेक्चर लिखे हुए हैं, वहां ज्यादा अपलोड हुए हैं। या देखो, पास्ट स्टूडेंट का एक स्टडी प्लानर है ना, बहुत अच्छा बनाया था, मैंने उसको रेप्लिकेट किया, उसको अप्रिशिएट किया, उसकी वो चीज आपको भी प्रोवाइड करी। लेकिन अगर एक आधा लेट्स से नंबरिंग इशू है या कुछ इशू है तो मतलब चला लेना, मतलब ये पूछने वाली बातें नहीं होती, खुद ही सही कर लो। इसके अंदर अच्छा तरीका क्या है कि मैंने इसके अंदर ऐसी चीज डाल दिया है कि आप जो स्टार्टिंग डेट है ना आपकी पढ़ाई की वो यहाँ डालें, एंटर करें। और एंडिंग डेट भी एंटर करें। एंडिंग डेट शुड बी लेट्स से 2 वीक्स बिफोर योर एग्जाम कर लें या 3 वीक्स बिफोर योर एग्जाम कर लें। यहाँ पे ये दो डेट्स डालें। ठीक है। तो आपके पास लेक्चर एंड डेट वगैरह आ जाएगी, या बेसिकली ये वाली डेट है जो आपने अमेंड करनी है, ये तो एग्जाम डेट है। तो आप ये लेक्चर एंड डेट डालें। और बाकी सारी जगह जो है ना ये कंप्लीटेड 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 जो लिखा हुआ आ रहा है, ये सब मैंने आपको हटा के दिया हुआ है ऑलरेडी। तो आप क्या करें, अपने आप को ट्रैक करते रहें, ट्रैक करते रहें, ट्रैक करते रहें। आपको नजर आ रहा होगा कि भाई अभी आपको कितने मिनट्स या कितने आवर्स फर्दर अभी रिक्वायर्ड हैं, हाँ, अपने टारगेट को अचीव करने के अंदर, और अभी आपका स्टेटस क्या चल रहा है। मतलब एक सॉर्ट ऑफ सेल्फ कंट्रोल्ड आपके पास स्टडी प्लानर प्रोवाइड मैंने ऑलरेडी किया हुआ है।
बस आपको अपने आप को इनकरेज करना है, अपने आप को साथ लेके चलना। और मैं फिर बोल रहा हूँ, जो भी बच्चा ये ओरिएंटेशन देखेगा, अगर आपने सही तरीके से अपने आप को नहीं चलाया ना फॉर द फर्स्ट 2 मंथ्स, आपके हाथ से गेम निकल जाएगी। और अगर आपने सही चलाया तो आखिरी महीने के अंदर ये पेपर मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ आपके लिए हलवा होगा। किसी ने मुझसे पूछा था ना सर रैंक कैसे आता है, रैंक कैसे आता है, कि आप आखिरी महीना अपनी प्रैक्टिस को डेडिकेट कर दें, फिर आप देखिए इतना आसान होता है इस पेपर को निकालना। इस पेपर की रिवीजन इतनी आसान है, इस पेपर की एग्जाम किट करना इतनी आसान है कि आपकी सोच से भी बाला तर है। लेकिन वो आखिरी टाइम दो तो सही हमको, हम देंगे ही नहीं तो फिर मैं कैसे करूंगा। हाँ, तो ये स्टडी प्लानर आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। आप इस स्टडी प्लानर के ऊपर फोकस करिएगा और इंशाल्लाह ताला आपके लिए चीजें नॉर्मल, नॉमिनल, इजी हो जाएंगी। ठीक है। एक स्लाइड मैंने वैसे ओरिएंटेशन के अंदर और रखी थी, आप इसको सेल्फ रिव्यू कर सकते हैं। ये आपका समझ लें कंट्रोल डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके कोर्स के अंदर मौजूद है। और खास तौर पे ये जो ग्रीन हाईलाइटेड एरियाज है ना, ये वो एरियाज हैं जो कि आपके कोर्स के अंदर नए ऐड हुए थे, क्योंकि दुनिया के अंदर नए ऐड हुए थे। जैसे आईएफआरएस 18 और 19 दोनों नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, आपके कोर्स के अंदर ऑलरेडी शामिल हैं और हमने इसको आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। आईएफआरएस 18 के आने की वजह से आईएएस 8 का नाम अमेंड हुआ है, काम अमेंड नहीं हुआ, नाम अमेंड हुआ है। वो भी मैं आपको अपने लेक्चर्स के अंदर बताता हूँ। आईएएस 1 खत्म हो चुका है दुनिया से, वो भी मैं आपको अपने लेक्चर्स के अंदर बताता हूँ। ये सारी की सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें आपके पास मौजूद है। क्लियर होती है बात? ये सारी की सारी चीजें आपके पास मौजूद है। डन। तो एक ये एरिया भी आपके पास भाई हो गया, ठीक है ना। बाकी इसके अलावा बेटा देखें, आपके पास स्टडी प्लानर मौजूद है। इसके अलावा अगर कोई बच्चा ये ओरिएंटेशन देख रहा है और इस ओरिएंटेशन के अंदर वो ये वो सोच रहा है कि अभी मुझे आगे क्या करना चाहिए, एनरोल कैसे होना है, तो भाई एनरोल होने का बड़ा सिंपल था। हमारी वेबसाइट पे आप लोग चले जाइए, हमारी वेबसाइट पे आप लोग चले जाइए, या हमारे स्टूडेंट सपोर्ट से कनेक्ट कर लीजिए। आपको मुझसे बात करनी है, आप डायरेक्ट मुझसे बात कर लीजिए। +923452745092 अपना नंबर है। आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करिए, जो बात करनी है जब बात करनी है कर लीजिए। बाय द वे, जब आप एनरोल होंगे ना तो आप एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एंटर होंगे जो कि एक्सक्लूसिव है फॉर रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स ओनली। मैं पूरी कोशिश करता हूँ। अच्छा, आपको पता है ना, अपने आपको जो भी सवाल करना है आप डायरेक्ट मुझसे करते हो। अपने यहाँ कोई वो टीए शीए वाला कल्चर नहीं है, भैया खुद ही जवाब देते हैं जो भी देते हैं, ठीक है ना। तो वो जरूरी है कि रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स ही हों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, सो दैट वी कैन प्रोवाइड डेडिकेटेड सॉल्यूशंस या डेडिकेटेड एफर्ट्स टू आवर स्टूडेंट्स ओनली, या अदरवाइज एनीवन कैन कांटेक्ट मी एट एनी पॉइंट इन टाइम। बस थोड़ा सा मैं अपने बच्चों को अक्सर ये समझाता हूँ कि देखें, आप जब भी कांटेक्ट करें ना, तो प्लीज मेरी आपसे एक अ, आप ये ना समझें कि इसके अंदर कोई मैं अपनी अच्छाई या अपनी कोई बहुत बड़ी बातें करने जा रहा हूँ। मैं सिंपल कॉमन सेंस की बात कह रहा हूँ। प्रॉब्लम सारा मेरे भाई और उनकी बहनों ये है कि हमारे पास मैसेजेस काफ़ी आते हैं, अपनी ज़िंदगी के पर्सनल मैसेज भी होते हैं और प्लस स्टूडेंट्स के बहुत सारे मैसेजेस होते हैं। तो कोशिश हमने ये करनी है कि हम जब भी सर को मैसेज डालें, देखो मैं जिंदगी में ना तुम लोग को एक गोल्डन रूल बता रहा हूँ, और वो गोल्डन रूल क्या है? दूसरों की जिंदगी आसान बनाने के पीछे लग जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी खुद आसान बना देंगे। ट्राई टू प्रोवाइड बेनिफिट टू अदर्स, and you will see that God will start providing you benefits from sources where you did not even imagine। बड़ा आसान होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए लंबे लंबे वॉइस नोट डालना, कहानी शुरू कर देते हैं बिल्कुल। अरे सर मैं छोटा था, मैं पैदा हुआ, सर जब मैं पैदा हुआ मेरे वालिदैन ने मुझे बिल्कुल गोद में उठाया, फिर नाजों से पाला, फिर यहाँ तक आया। भाई क्या बोल रहा है यार, काम की बात बोल भाई, नहीं करो ना यार। ये ऐसा नहीं है कि मैं इरिटेट होके कह रहा हूँ, ये ऐसा है कि आपको फिर कैसे जवाब दूं मैं। छोटी छोटी बातें बच्चों को पूछनी होती है ना, तो दो दो तीन तीन चार चार मिनट के वॉइस नोट भेजते हैं। सच बात बताऊं, सच बात बताऊं, मैं सुनता भी नहीं। 2x करता हूँ और आगे बढ़ा बढ़ा के बढ़ा बढ़ा के, क्योंकि इतने साल अब पता है यार क्या सवाल पूछने वाले हो, डायरेक्ट पूछ लेते भाई। तो इतनी घूम फिर के चौरंगी आ रही होती है, मैं डायरेक्ट आगे बढ़ा के पॉइंट सुनता हूँ और रिप्लाई कर देता हूँ। आइडियल क्या है कि आप वॉइस नोट कोशिश करें ना भेजें, पहले तो आप कोशिश क्या करें, आप अपना सवाल लिख के भेजें। हमारे लिए आसान होता है ना, हम लिख फिर हम वॉइस नोट में जवाब दें। वॉइस नोट तो हमारे लिए एक बेनिफिट होगा कि हम आपको वॉइस नोट में समझा दें जो भी बात है, आपकी अपनी पर्सनल बात भी है ना, आप टू द पॉइंट आए, टू द पॉइंट आए, बोले भाई ये मसला है, ये जिंदगी में मसला है, ये मेरा पर्सनल मसला है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे बच्चे हमें अपनी पर्सनल जिंदगी की बातें हमसे कर रहे होते हैं, लेकिन कितना मजा है कि वो थोड़ा सा टू द पॉइंट आ जाए आप।
मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन करूँ कैसे जब तुम इनेबल ही नहीं कर रहे मुझे हेल्प करने के लिए। इसको मेक श्योर करें। दूसरी बात ये है कि बेटा आउट ऑफ रिस्पेक्ट आपको ये करना है कि आपने जिंदगी में कभी भी ये क्वेश्चन मार्क बना के नहीं भेज। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन मार्क बना के भेजना पहली बात तो वैसे ही बदतमीजी की बात है ये, किसी को भी नहीं भेजने चाहिए। ये जो क्वेश्चन मार्क बना के भेजने वाला स्टाइल है ना आपका, कि भाई आपका 5 मिनट हो गए भाई मैसेज नहीं आया, क्वेश्चन मार्क बना बना के भेजेंगे क्वेश्चन मार्क, ये बदतमीजी है। नेवर सेंड मी क्वेश्चन मार्क्स, नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। मुझे इतना बुरा लगता है मुझे कोई क्वेश्चन मार्क्स बना के भेजे। मतलब बच्चों के अंदर कभी कभार ऑडेसिटी होती है, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, मुझे इतने सारे बना के भेजते हैं। हाँ, तो अगर आप इतने सारे ऐसे मुझे बना के भेजेंगे मुझे बदतमीजी लगेगी, मुझे बुरा लगेगा। डोंट डू दिस, प्लीज डोंट डू दिस, इट डज नॉट लुक नाइस, राइट। सर, सर आपने, मैंने आपको मैसेज किया था आपने रिप्लाई नहीं किया, हाउ डू आई मेक यू रिमाइंड? सिंपल, राइट रिमाइंडर। कभी ऐसा होता है ना आपका मैसेज लिस्ट में नीचे चला गया, मिस हो गया, गलती हो गई भाई हमसे, माफ कर दो, तो भाई आप पुराने मैसेज पे फुल स्टॉप बना दें, आप डॉलर साइन बना दें, $3 बना दें मोटिवेट करने के लिए। तो इसको इजी रखेंगे ताकि एक रिस्पेक्ट लेवल भी रहे और आपका भी जवाब आपको मिल जाए। एट द एंड ऑफ द डे यू नीड एन आंसर फ्रॉम मी। तो कितना अच्छा लगेगा कि हम तमीज से बात कर लें। हम्म तो ये हम मेक श्योर करेंगे, क्लियर। बाकी अदरवाइज वेन एवर यू वॉन्ट टू मैसेज मी यू कैन, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट के टू प्रॉम्प्टली रिप्लाई यू, नॉट टू इवन डिले, प्रॉम्प्टली रिप्लाई, क्लियर। तो मेरी तरफ से मेरे दोस्तों इतना ही है। आप बताइए, अब आपके कोई सवाल हैं? डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? एक सवाल है, सर काइंडली ये बता दें एक स्टूडेंट को नॉर्मली पेपर से कितने दिन पहले लेक्चर्स एंड कर लेने चाहिए और वो दिन इनफ हो प्रैक्टिस के लिए? 14 डेज, 15 डेज बिफोर योर एग्जाम, दिस इज डिसेंट। इससे जो भी ऊपर मिला वो बोनस है। 14 डेज बिफोर योर एग्जाम इज द मैक्स लिमिट, सही। इससे ऊपर जो मिलेगा बहुत बेहतरीन है। और बताएं, और कोई ऐसा सवाल जो कि आप करना चाह रहे हैं? हमने स्टडी हब पढ़ना है, नहीं पढ़ना? हमने कोई स्टडी टेक्स्ट पढ़नी है, नहीं पढ़नी? कैप्लन एग्जाम किट पढ़ेंगे भी, करेंगे भी, तो इसके अलावा कुछ और नहीं करना, छोड़ दें बस। थोड़ा सा भरोसा हम पे भी रखना पड़ेगा ना, हम कराएंगे ना यार। विल देयर बी एनी क्लास शेड्यूल? यू विल हैव योर लाइव क्लासेस, फॉरेन लाइव क्लासेस स्टार्ट हम इसलिए नहीं करते क्योंकि फिर कराएं क्या लाइव क्लास में, अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। सो आफ्टर अ व्हाइल आई विल बी अपडेटिंग यू इन द ग्रुप कि आपके लाइव सेशंस कब हैं, राइट। तो नॉर्मली आई स्टार्ट फ्रॉम थर्ड वीक या फोर्थ वीक ऑफ योर बैच, तो तीसरे चौथे हफ्ते के बाद जाके लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं, उससे पहले कोई फायदा नहीं होता ना करने का। तो अभी तुम थोड़ा सा टाइम लो और खुद से पढ़ना स्टार्ट करो, सो दैट व्हेन वी हैव लाइव सेशन वी हैव समथिंग टू डिस्कस अबाउट। एक सवाल, सर आई वांट टू गिव एसबीआर इन ट्रिपल ए, इज इट पॉसिबल विद फर्म ड्यूरिंग ऑफ सीजन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग स्टडी क्वालिटी, लाइक नॉट जस्ट टू पास बट एक्सेल इन इट? इफ यू हैव ऑफ सीजन यू कैन। बल्कि एसबीआर और ट्रिपल ए का ऐसा प्यारा कॉम्प्लीमेंट होता है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। यू ट्रिपल ए, मेजॉरिटी ऑफ ट्रिपल ए इज एसबीआर, राइट। सो इफ यू आर गुड इन एसबीआर ऑटोमेटिकली यू बिकम बेटर इन ट्रिपल ए। हाँ, दोनों साथ दिए जा सकते हैं, बट तो मेरे ख्याल से अभी ले लो, और बिफोर सबमिशन ऑफ योर फीस वी कैन हैव फर्दर डिस्कशन कि उस वक्त आपकी क्या सिचुएशन है। लेकिन हमेशा याद रखना, ट्रिपल ए पहले एसबीआर बाद में नहीं हो सकता। मतलब हो तो सकता है लेकिन करना नहीं है, एसबीआर ही पहले देना है। तो आपको प्रायोरिटी अपनी पता है कि क्या है, एसबीआर है, ठीक है ना। और बताएं, और कोई सवाल? नहीं है कोई सवाल दोस्तों? अगर नहीं है कोई सवाल तो फिर दिस इज इट। आई बिलीव टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन वी हैव अ क्लियर पाथवे कि हमने आगे चल के अब करना क्या है। सिंस वी आर क्लियर व्हाट वी नीड टू डू एंड व्हाट वी मस्ट डू, आई थिंक वी शुड जस्ट प्रोसीड, do everything ASAP, and inshallah ta'ala I'm very hopeful that you'll make me proud, inshallah. All right, so good to go, take care.